इस दिन दिहाड़े डाके ने सेनापति की नाअहली पर मुहर लगा दी। लुत्फ ये कि इसके 24 घंटे बाद, यानी दूसरे दिन ठीक इसी वक्त और राजमहल से बिल्कुल उतने ही फासले से दूसरा डाका पड़ा। जाहिर है कि डाका भी दिन दिहाड़े ही पड़ा था। फर्क सिर्फ ये था कि कल का डाका राजमहल के शुमाल में एक मील पर पड़ा था और आज का डाका इसी फासले पर जुनूब में पड़ा था। अब तो राजा अपने आपे से बाहर हो गया। वो महल की एक राहदारी में तेज तेज कदमों से टहल रहा था और सेनापति को इसकी अदम मौजूदगी में सलवातें सुना रहा था। महाराजा रायसीन की 11वीं बीवी अपने सिर्फ 2 माह के बच्चे के साथ राहदारी के सामने फूल भरे पौधों के एक कुंज में खड़ी महाराजा की बौखलाहट से लुत्फानंदोज हो रही थी। इस रानी से पहले की तमाम रानियों में से किसी ने भी इसे रियासत का वली अहद नहीं दिया था और राजा या महाराजा को वलीअहद हासिल करने की इस कदर जल्दी थी कि इसने एक के बाद दीगरे 10 शादियां कर डाली थी। इसकी हर रानी इसके साथ सिर्फ 1 साल रहती और साल के इख्तिताम पर जब इससे वली अहद के आसार नमूदार न होते तो वो इसे दामन झटक कर दूसरी रानी ले आता। इस तरह इसने 10 साल में 10 रानियां तब्दील की थी, मगर गोहरे मकसूद फिर भी हाथ न आया था। ये 11वीं रानी बड़ी खुशकिस्मत थी। इसके महल में आने के दूसरे महीने ये अफवाह गर्म हुई कि रानी के पांव भारी हो गए। महाराजा के कानों तक ये खबर पहुंची तो वो भागा हुआ रानी के पास आया। रानी से देखकर मुस्कुराई। राजा ने बड़ी लजाजत से कहा, "ओ भगवान, जरा ये तो बता, या भगवान ने वाकई मुझ पर रहम किया है? मैं क्या जानूं?" रानी ने शर्माते हुए मुंह फेर लिया। "मगर ये अफवाह..." राजा ने बात अधूरी छोड़ दी। "सच्चाई देखना है तो कुछ इंतजार करना होगा," रानी ने बड़ी बेनियाजी से कहा। राजा खुश हो गया। फिर राजा वाकई एक बेटे का बाप बन गया। इसे इसका वली अहद मिल गया। पिछली 10 रानियां तो मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई, मगर इस रानी की तो पोबारा हो गए। दिमाग ऐसे आसमान पर पहुंचे कि किसी से सीधी मुंह बात ना करती थी। कहते हैं पिछली 10 रानियों में से एक रानी बड़ी फितना थी। इसने बड़ी कोशिश के बाद ये पता लगाया कि राजा के घर होने वाला वली अहद राजा का नहीं बल्कि किसी और का है। ये खबर राजा के कानों तक पहुंचाई गई, मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। फिर राजा और बादशाहों को तो वली अहद की ज़रूरत होती है। वो ऐसे झगड़े में नहीं पड़ते। इनके लिए काफ़ी होता है कि पैदा होने वाला वली अहद इनकी रानी या मलका के वतन से पैदा हुआ है। राजा की ये रानी बहुत कम उम्र थी। खुदा ने इसे हुस्न से भी माला माल किया था, मगर इसका ये रूह ज़्यादा दिन कायम न रह सका। वली अहद की पैदाइश के चंद ही माह बाद रियासत में फ़ौरन मल के डाकुओं का सिलसिला शुरू हो गया। सेनापति की नाकामी पर राजा की तरह रानी भी बहुत तिलमिलाई हुई थी। राजा जब राहदारी में टहलते टहलते थक गया तो सीढ़ियां उतरकर रानी के पास पहुंचा। रानी से देखकर हंस पड़ी। "तुम हंस रही हो रानी? हमें तो रात भर नींद भी नहीं आती। क्या इलाज सोचा है आपने?" रानी ने संजीदा होते हुए तल्ख लहजे में कहा। "इलाज क्या सोचा?" राजा ने कहा। "पता नहीं ये जलील पोरनमल कैसा जबरदस्त डाकू है कि रियासत की पूरी फौज इसे पकड़ने में नाकाम हो गई है।" "फौज नाकाम नहीं हुई महाराज," रानी बिगड़कर बोली। "क्या मतलब है तुम्हारा?" राजा नरम पड़ते हुए बोला। "तुम से फौज इसके पीछे लगी हुई है और अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। फौज गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, मगर आपका सेनापति घर बैठे आराम कर रहे हैं।" रानी का गुस्सा कुछ और बढ़ गया। जो सेनापति एक डाकू नहीं पकड़ सकता, वो रियासत की सरहदों की क्या हिफाजत करेगा? राजा ने घबरा के रानी को देखा। "बात तो तुम ठीक कह रही हो रानी, मगर अब क्या किया जाए?" रानी गुस्से में भरी हुई थी, कड़क के बोली। "कान खोल के सुन लीजिए महाराज, मैं राजमहल में अपने आप को महफूज नहीं समझती। अगर आपने कोई बंदोबस्त न किया तो मैं अपने बच्चे को लेकर किसी और जगह चली जाऊंगी।" "अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो रानी?" राजा घबरा गया। "ये कैसे हो सकता है? मैं फिर यहाँ रहकर क्या करूँगा?" "आप कुछ भी कीजिए, मुझे तो अपने बच्चे की हिफाजत करना है।" रानी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। "पूरनमल ऐसा ही दिलेर है तो क्या पता किसी दिन राजमहल पर हमला करके मेरे लाल को उठा ले जाए।" "नहीं नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता।" राजा ने इसे तसल्ली दी। "मैं इसका कुछ और इंतजाम करता हूँ।" रानी बोली। "आपसे कोई इंतजाम नहीं हो सकेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुद इंतजाम कर लूँ।" "तुम क्या इंतजाम करोगी?" राजा ने पूछा। "मैं आपके सेनापति को निकाल बाहर करूंगी," रानी ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। "वो बिल्कुल नाकारा और नाअहल है।" "फिर इसकी जगह किसको लगाओगी?" राजा ने तमस्कुर से कहा। "उसकी जगह मैं पूरनमल को सेनापति बना दूंगी," रानी ने बेधड़क कह दिया। राजा उछल पड़ा। "रानी, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो?" "अच्छी तरह जानती हूँ," रानी ने जवाब दिया। "पूरनमल दौलत और हुकूमत का ख्वाहिशमंद है। जब वो सेनापति बनेगा तो उसे दोनों चीजें हासिल होंगी और फौज संभालने की जिम्मेदारी इसकी अकल ठिकाने लगा देगी।
आप देखिएगा कैसे सीधा होता है पूरनमल। पूरी रियासत में अमन अमान हो जाएगा। चोर उचक्के इसके डर से रियासत से भाग जाएंगे। राजा रायसीन के दिमाग में अपनी रानी की एक एक बात बैठती चली गई। फिर कुछ गौर व फिक्र के बाद इसने कहा, रानी क्या तुम्हें उम्मीद है कि पूरनमल हमारी बात का यकीन करेगा? किस बात का यकीन? रानी ने पूछा। आप ऐलान कर दीजिए, फिर देखिए कैसा भागा चला आता है। इससे हमसे खौफ नहीं आएगा? राजा ने मजीद कहा। यकीन, खौफ? आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? रानी बेदिली से बोली। आप हर बात में अपनी आन बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसे सेनापति बनाने का ऐलान करेंगे, फिर वो खौफ क्यों खाएगा? राजा ने कहा, तुम जानती नहीं रानी, राया राजा के ऐलानों पर एतबार नहीं करती। हो सकता है कि पूरनमल हमारे ऐलान से और भड़क जाए और ये समझे कि हम इसे सेनापति बनाने का ऐलान करके गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप राजमहल में बैठे यूं ही सोचते रहिए और उधर पूरनमल राया का कत्लेआम करता रहे। रानी ने मुंह फुला लिया। ठीक है, राजा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। हम आज ही मनादी कराए देते हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है इसका। राजा के कहने की देर थी, डिग्गी पीटने वाले ने ढोल ताशे लेकर निकल पड़े और मनादी शुरू कर दी। हमारे महाराजा रायसीन ने ऐलान किया कि सेनापति को हटाकर इसकी जगह राय पूरनमल को नया सेनापति बना दिया जाए। राय पूरनमल फौरन राजमहल पहुंचकर सेनापति का ओहदा संभाल ले। कुर्ब जवार में फौरन ये खबर आम हो गई। राजा ने सेनापति को हटाकर पूरनमल डाकू को नया सेनापति बना दिया है। दूर के इलाकों में ऐलान के लिए घोड़े दौड़ाए गए और दूसरे शाम तक पूरी रियासत में राजा का ऐलान रियासत के हर घर और हर गली में पहुंच गया। इस मनादी पर पूरनमल तो राजमहल नहीं पहुंचा, मगर ये जरूर हुआ कि रियासत में डाके पड़ना बंद हो गए। यूं मालूम होता था जैसे पूरनमल वाकई कहीं चला गया है या फिर डाका जनी छोड़कर गोशा नशीन हो गया है। असल बात यह थी कि पूरनमल, जो खुद को राजपूत कहता और नाम के साथ राय के मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, इसने भी ऐलान सुन लिया। पहले तो वो ऐलान सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसके एक साथी ने तो साफ अल्फाज में कहा, सरदार, ये सब राजा की चालबाजी है। वो सरदारी का लालच देकर आपको पकड़ना चाहता है और पकड़ते ही आपको सूली पर चला देगा। फिर हम लोगों की एक एक करके गर्दन मारेगा। दूसरा डाकू, जो सन रसीदा और इस पेशा से तंग आ गया था, इसने ख्याल की तरदीद करते हुए कहा, सरदार, हो सकता है कि राजा हम लोगों को पकड़ कर सूली देना चाहता हो, मगर यह भी तो हो सकता है कि रायसीन की फौज का सेनापति वाकई नाकारा हो और राजा राया की फरियाद से तंग आ गया हो और किसी अक्लमंद आदमी ने इसे बात समझाई हो कि पूरनमल को ओहदे की मार देकर राम किया जाए, यह कि वो डकैती छोड़ के फौज में आ जाए और रियासत के दुश्मनों से लड़ाई लड़े। पूरनमल, जो अपने दोनों साथियों की बातें गौर से सुन रहा था, इसकी समझ में ये बात भी आई, क्योंकि इस बात में पहले साथी की बात से ज्यादा वजन था। बस इसने अपने साथी से कहा, फिर तुम्हारी क्या राय है इस सिलसिले में? मुझे क्या राजा के पास चले जाना चाहिए? पूरनमल का साथी घबरा के इसने कहा, सरदार, मैं ये नहीं कहता आप बगैर सोचे समझे राजा के पास जाएं। अगर आप समझते हैं कि राजा ने ऐलान किया है तो ठीक है, तो फिर राजा के पास किसी साथी को भेज के इससे बात करना चाहिए। इस बात पर डाकुओं का पहला साथी चिढ़ गया। वो बात काट के बोला, और अगर राजा ने इस साथी को पकड़ के किला बंद कर दिया तो क्या होगा? दूसरे साथी ने इसकी पुरजोर मुखालफत की। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर राजा अपने ऐलान में सच्चा है तो हमारे साथी को नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो खुल के बात करेगा और राजा हमारे सरदार पूरनमल को जो ओहदा और मर्तबा देना चाहता है, इसके बारे में जरूर कोई जमानत देगा। पहले साथी ने फिर भी मुखालफत की, बोला, राजा महाराजा की बात पर यकीन करना पहले दर्जे की बेवकूफ़ी है। ये अपने मतलब के यार होते हैं, मतलब निकलते ही आंखें सर पर रख लेते हैं। पूरनमल फिक्र में डूबा हुआ था। इसने सर उठा के कहा, बात तुम्हारी भी ठीक है और पहले साथी का शक व शुबा भी ठीक ही मालूम होता है, लेकिन जब तक किसी बात को परखा न जाए उस वक्त तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इस पर पहला साथी बोला, इसका मतलब है कि सरदार पूरनमल हम में से किसी को राजा के पास भेजकर इससे बातचीत करना चाहते हैं। इसमें हर्जी क्या है? पूरनमल ने जवाब दिया, हमारा आदमी राजा से बात करेगा तो सच और झूठ खुल के सामने आ जाएगा। मगर सरदार, राजा के पास जाएगा कौन? पहले ने फिर एतराज किया, राजा के पास जाना अपनी मौत को बुलाना है, इसके लिए कौन तैयार होगा? इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। दूसरे साथी ने कहा, सरदार, पूरनमल हुक्म दे तो इनका पैगाम लेकर मैं राजा के पास जाऊंगा। शाबाश। पूरनमल ने अपने साथी की पीठ ठोंकी। हमारे आदमी को इतना ही बहादुर और वफादार होना चाहिए। पहले साथी की तो जान निकल गई, इसकी तमाम हठधर्मी धरी की धरी रह गई। कुछ देर बाद पूरनमल ने साथियों से कहा, पहले हमें ये करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए हम डाकाजनी बंद कर दें, फिर देखेंगे कि इस पर राजा को क्या असर होता है। इसके बाद फिर हम राजा से राब्ता करेंगे। इस फैसला के बाद रियासत रायसीन में अमन अमान हो गया।
राजा ने सेनापति को इसके ओहदे से बर्खास्त कर दिया। डाकाजनी बंद होने राजा को इत्मीनान हो गया कि पूरनमल पर इसके ऐलान का असर हुआ है। पूरनमल दूसरा कदम भी उठा लेता अगर दरमियान में रत्नावली आ गई। रत्नावली एक नहायत खूबसूरत और जीदार औरत थी, मगर इसके साथ ही वो इतनी ही जालिम और शफाक भी थी। रत्नावली अचानक पूरनमल को मिली, फिर इसकी होकर रह गई।